हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारा जेकेपीएसआई का बैच है या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बैच है। तो उसका हम इंग्लिश का जो फाउंडेशन बैच है वो हमने स्टार्ट किया है। उसके हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब के हमने डेफिनेशन, उसके टाइप्स की हमने बात करी। आज हम उसके रूल्स पढ़ेंगे जो कि सबसे ज्यादा जो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो रूल्स पे पूछे जाते हैं और रूल्स में जो एक्सेप्शन होती है उस पे पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके जेकेपीएस या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जेके जो आपका हाई कोर्ट का एग्जाम है उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे उस पर हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ एडवर्ब में हम पढ़ते क्या है। देखो बेसिकली पहला जो रूल इसमें होता है कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, मतलब कि जो एडवर्ब्स अगर आप यूज कर रहे हैं उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। क्या वो वर्ब से पहले आनी चाहिए, क्या वो वर्ब के बाद आनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होगा, तो वो हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, हालांकि ये जो चीज इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी जब हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा था। हर टाइप के बाद मैंने आपको बोला था ये वाला एडवर्ब कहाँ पे लगता है, कैसे यूज होता है। बट स्टिल रूल्स में भी हम बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पहले अगर हम बात करेंगे जो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये बेसिकली होता क्या है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख सकते हैं। या जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है ये जनरली वर्ब के बाद आता है या ऑब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी डांसड ग्रेसफुली। ये डांस क्या है, मेन वर्ब है या वर्ब है। ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब है। तो ये जो डांस है इसके बाद क्या आ गया, ग्रेसफुली। कहने का मतलब है ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ये क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर था। मतलब कि आप जो कोई काम कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, हाउ यू आर परफॉर्मिंग दैट एक्शन। तो ये वाले जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब के बाद में आते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं। दे विल मीट एट द पार्क टुमारो। टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एट द पार्क क्या है, इट इज इन। मीट क्या है, बेसिकली वर्ब है। एट द पार्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये टुमारो किसके बाद आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। कहने का मतलब है ये वाले जो एडवर्ब्स होते हैं ये हमेशा जनरली कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये जो है वर्ब होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद में आते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी पोजीशन क्या होती है। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये मेन वर्ब से पहले आता है लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। कहने का मतलब है अगर मेन वर्ब होगा तो ये उससे पहले आता है, ऑक्सिलरी वर्ब होगा मतलब कि हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो इसके बाद में आ। जैसा कि ही ऑलवेज कंप्लीट हिज होमवर्क। कंप्लीट क्या है, मेन वर्ब है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे इसकी पोजीशन है, वर्ब से पहले है, मेन वर्ब से पहले है। इसी तरह दे आर ऑफन लेट, ये ऑफन क्या है, बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑफ कैसे, ऑफन कैसे आ गया, और के बाद में आ गया। और क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। कहने का मतलब है जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो मेन वर्ब से या तो पहले आते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, आपको पता है कि मैंने आपको बोला था, इसको हमने एक्सप्लेन किया था। ये बेसिकली इंटेंसिटी दिखाता है, एक्सटेंट किस हद तक ये काम हुआ है ना। कितना ये काम हुआ है। एंड आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। ये कब आते हैं, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले आते हैं। जैसा कि शी इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे ये जो वेरी है किसको मॉडिफाई कर रहा है, टैलेंट को मॉडिफाई कर रहा है। टैलेंटेड का यहाँ पे एडजेक्टिव है तो वेरी क्या आ गया, टैलेंट से पहले आ गया। कहने का मतलब है जो भी एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं ये हमेशा उस वर्ड से पहले आते हैं जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे टैलेंटेड को मॉडिफाई कर रहे थे तो वेरी क्या है, बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो ये टैलेंटेड से पहले आ गया। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। यहाँ पे बेसिकली क्या है, फास्ट बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। कि किसको मॉडिफाई कर रहा है, इनफ को मॉडिफाई कर रहा है। तो कैसे आ गए, इनफ से पहले आ गए। बेसिकली इनफ भी क्या है, एडवर्ब है। क्या मैंने आपको ये भी बोला था जो एडवर्ब होता है जरूरी नहीं है कि जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब नाउन को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब जो है एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। यहाँ पे इसने इनफ को मॉडिफाई किया। हियर जैसे कि मैंने आपको बोला था जो फास्ट है ये एडवर्ब है लेकिन इसके एंड में एलवाई नहीं आता है। ही रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस। वो इतना फास्ट चल रहा है कि वो रेस को मतलब जीतने ही वाला है। ठीक है, ही विल डेफिनेटली विन द रेस। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री कैसे आता है, बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई। ठीक है,
अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? अवॉइड डबल नेगेटिव। दूसरा रूल क्या बोलता है कि भाई जो भी ऐसे वर्ड्स आप एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू अवॉइड डबल नेगेटिव्स, मतलब कि टू नेगेटिव्स एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बनाता है। जैसा कि आई डोंट नो एनीथिंग, सॉरी आई डोंट नो नथिंग, नथिंग भी नेगेटिव है और यहाँ पे नॉट भी नेगेटिव है, तो ये वाला सेंटेंस गलत होगा। नथिंग के साथ आप नॉट यूज नहीं करेंगे। करेक्ट क्या है? आई डोंट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो ओब्वियसली ये नेगेटिव है, तो एक और नेगेटिव यहाँ पे आ नहीं सकता। ठीक है। या आपने एक और चीज आपने बहुत बार सुना होगा, अनटिल और नॉट। बहुत सारे लोग अनटिल के साथ नॉट यूज करते हैं, जो गलत है। जैसा कि कोई भी एग्जांपल आप दे दीजिए, जैसा कि we will continue to protest until our demands, until our issue is resolved। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, until our issue is not resolved लगाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। तो you can't put not here, क्योंकि until जो है, until बेसिकली क्या है, नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब ये, जब हम जो प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी डिमांड को रिजॉल्व, हमारे इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। तो ये अंटिल भी नेगेटिव है, इसका मतलब भी है कि नहीं, और नॉट भी नहीं है, इसका मतलब भी है नहीं। तो कहने का मतलब ये दो वर्ड्स एक सेंटेंस में नहीं आ सकते। दो करेक्ट सेंटेंसेस, वी विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट अंटिल आवर इशू इज रिजॉल्व्ड। तो नॉट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, ये कहने का मतलब है कि दो नेगेटिव वर्ड्स आप एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है भाई? प्लेसमेंट ऑफ ओनली। देखो, अब ये जो ओनली वर्ड है, ये कहीं पे भी आप लगाएंगे, इसकी मतलब, इसका जो मतलब होता है सेंटेंस का, वो चेंज होता है। द पोजिशन ऑफ ओनली चेंजेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, इट शुड बी प्लेस्ड नेक्स्ट वर्ड, इट मॉडिफाइज टू अवॉइड एम्बिग्यूटी। कहने का मतलब है ओनली आप उसी वर्ड के बगल में लगाइए जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कहने का मतलब है ओनली जो वर्ड होता है, जिस भी सेंटेंस में आप उसको लगाएंगे, उस सेंटेंस का जो वर्ड होता है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी के बगल में आपको ये लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको इधर उधर लगाएंगे, जो सेंटेंस का जो मतलब होगा वो चेंज हो। जैसा कि मैंने आपके यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स ये हैं, इनमें सिर्फ ओनली को मैंने इधर उधर किया और सेंटेंस का मतलब चेंज हो गया। जैसे कि पहला सेंटेंस अगर आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को मॉडिफाई करेगा। ओनली जॉन पास्ट टेस्ट, इसका मतलब क्या है, सिर्फ जॉन ने टेस्ट को पास किया और किसी ने टेस्ट को पास नहीं किया, नो वन एल्स डिड। ओनली जॉन मतलब ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, जॉन को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद अगर आप इसको वर्ब से पहले लगाएंगे, जॉन ओनली पास्ट द टेस्ट, मतलब कि जॉन ने सिर्फ टेस्ट पास किया और उसने कुछ भी नहीं किया। तो कहने का मतलब है इसने इस पॉज को मॉडिफाई किया। ठीक, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, जॉन पास्ट ओनली द टेस्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द टेस्ट है, मतलब कि उसने बाकी सब्जेक्ट पास नहीं किए हैं, उसने सिर्फ सिर्फ ये वाला टेस्ट या ये वाला सब्जेक्ट पास किया है। जॉन पास्ट ओनली द टेस्ट, इसने सिर्फ इस टेस्ट को पास किया है। बिफोर टाइम, अगर आप इसको टाइम से पहले यूज करेंगे, जॉन पास्ट द टेस्ट ओनली यस्टरडे, उसने सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट है वो कल पास किया, मतलब कि उससे पहले उसने इसको पास नहीं किया। किसको इसने मॉडिफाई किया, यस्टरडे को मॉडिफाई किया। बिफोर क्लास ओनली इफ यू स्टडी विल यू पास, स्टडिंग कहने का मतलब है इसने यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया, स्टडी को मॉडिफाई किया। मतलब कि सिर्फ अगर अगर आप पढ़ेंगे तब जाके आपका एग्जाम पास होगा। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है तब जाके आपका एग्जाम पास होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसने किसको, पढ़ाई को यहाँ पे मॉडिफाई किया। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे नोट लिखा, प्लीज ओनली एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वर्ड इट मॉडिफाइज। तो आपको ओनली उस वर्ड के उतना पास ला, जो जितना पॉसिबल होगा उस वर्ड के इतना जो है इसको लगाना है, इसको यूज करना है जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो ओनली की जो प्लेसमेंट है वो अगर आप चेंज करेंगे, जो जो क्या बोलते हैं इसको, सेंटेंस का मतलब है ऑटोमेटिकली चेंज होगा। सो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दिस रूल कि ओनली कहाँ पे लगाना है। ठीक है।
नेक्स्ट क्या है भाई, कंपैरिजन विद एडवर्ब्स। अगर आप एडवर्ब को कंपेयर करेंगे तो रूल क्या है, देखो जी, जब जो भी एडवर्ब्स एल वाई से एंड होते हैं उनमें अगर आपने कंपेयर करना है तो मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। मोर कब होगा जब दो लोग होंगे, मोस्ट कब होगा जब दो से ज्यादा लोग होंगे। जैसा कि शी स्पीक्स मोर फ्लुएंटली देन हर सिस्टर, वो अपने सिस्टर से ज्यादा अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, उसका या इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ज्यादा फ्लुएंट है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है, एल वाई से एंड हुआ तो क्या लगाया, मोर लगाया, ठीक है। ही परफॉर्मड द मोस्ट ब्रिलियंटली इन द कंपटीशन, उसने बहुत अच्छा जो है क्या बोलते हैं इसको, परफॉर्म किया कंपटीशन में। ब्रिलियंटली क्या है, एडवर्ब है, क्या लगा, मोस्ट लगा। अब कुछ शॉर्टर एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ आप ए आर और ई एस टी भी लगा सकते हैं। जैसा कि ही रनस फास्टर देन मी, वो मुझसे ज्यादा तेज दौड़ता है, तो फास्टर क्या है, बेसिकली एडवर्ब है। ये वाला रूल सिर्फ और सिर्फ उन एडवर्ब्स के साथ है जो एल वाई से एंड होते हैं, ठीक। शी वर्कड हार्डेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हार्डेस्ट क्या है भाई, एडवर्ब है, मतलब हार्ड क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें जो चूंकि शॉर्टर एडवर्ब है तो इसको हमने ई एस टी या ई आर से ही काम चलाया, ठीक है। तो ऐसे वर्ब्स, ऐसे एडवर्ब जो एल वाई से एंड होते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट लगता है। ऐसे एडवर्ब जो बहुत शॉर्ट होते हैं उनके साथ अगर आपको कंपेयर करना है तो ई आर आर ई एस टी से आप काम चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हार्ड वर्सेस हार्डली। अब हार्ड का मतलब क्या होता है और हार्डली का मतलब क्या है, बताओ। देखो, हार्ड का मतलब होता है कोई भी आप काम जो आप एफर्ट के साथ कर रहे हैं, जो आप मेहनत के साथ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हार्ड। और हार्डली का मतलब क्या है, हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, लगभग नहीं, ठीक है, मतलब क्या इसको बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। जैसा कि हम बोलते हैं कि इस काम के हार्डली, इस काम के कंप्लीट होने के हार्डली कोई चांस है, मतलब ये कोई भी चांस नहीं है, मतलब कि लगभग जो है ना के बराबर है, नेग्लिजिबल चांसेस है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं हार्डली, ठीक है। और हार्ड का मतलब है कोई भी काम जो आप मेहनत से कर रहे हैं। जैसा कि ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, वो हर दिन हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है। शी कुड हार्डली लिफ्ट द बॉक्स, हैवी बॉक्स, मतलब कि वो जो हैवी बॉक्स है, वो जो भारी एक डब्बा है, बॉक्स है, उसको वो हार्डली लिफ्ट करेंगे, मतलब कि लगभग वो लिफ्ट नहीं करेंगे। देयर आर 95% चांसेस को वो उस बैग को लिफ्ट नहीं कर सकती, वो उसको नहीं उठा सकती, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, हार्डली, मतलब कि लगभग नहीं, ठीक है, लगभग नील के बराबर, नेग्लिजिबल चांसेस है कि वो उस बॉक्स को लिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यही हार्डली का मतलब है। अच्छा जी, इसके बाद लेट वर्सेस लेटली। लेट का मतलब क्या है और लेटली का मतलब क्या है। लेट का मतलब होता है कि टाइम से लेट है, मतलब कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो हम बोलते हैं कि आपको लेट हुआ है, ठीक है। लेटली का मतलब क्या है, रिसेंटली, मतलब कि अभी अभी, ठीक है। अब यूज कैसे करते हैं, ही अराइवड लेट टू द मीटिंग, वो बहुत लेट आया मीटिंग में, ठीक, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, ठीक है, ये लेटली, लेट से कोई भी इसका मतलब है ही नहीं। शी हैज़ बीन बिजी लेटली, वो मतलब कि वो बहुत हम कह सकते हैं कुछ कुछ दिनों से वो बिजी रह रही है, ठीक है, बिजी रहती हैं, ठीक है। तो लेटली जो है इसका मतलब होता है रिसेंटली। लेट का मतलब होता है अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचते तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यू आर लेट। नेक्स्ट क्या है, टू वर्सेस वेरी वर्सेस सो, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। टू का मतलब क्या है, वेरी का मतलब क्या है और सो का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। देखो, टू का मतलब क्या है, टू का मतलब होता है एक्सेस, मतलब ज्यादा। ये ऑफन, ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। वेरी एक एब्सोल्यूट है, इसका मतलब भी होता है इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी को ही डिनोट करता है, लेकिन ये न्यूट्रल और पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। सो जो होता है ये रिलेटिव सेंस में यूज होता है, और सो एम्फेसाइज करता है इंटेंसिटी विद रिजल्ट और कंसिक्वेंस। कहने का मतलब है सो को आप ऐसे ही यूज नहीं करेंगे, सो एक रिलेटिव सेंस है, इसके बाद में आपको कुछ ना कुछ और बोलना है जिससे उस सेंटेंस का रिजल्ट होगा या उस सेंटेंस का कॉन्सिक्वेंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, मतलब ये जो चाय है वो इतनी गर्म है कि आप उसको पी ही नहीं सकते। तो यहाँ पे टू का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, मतलब कि चाय इतनी गर्म है कि आप उसको पी ही नहीं सकते, मतलब कि नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है। ही इज टू टायर्ड टू कंटिन्यू, मतलब कि वो इतना थका हुआ है कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे टू जो है नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हुआ टू की एग्जाम्पल। इसके बाद वेरी, द टी इज वेरी हॉट, जो चाय है बहुत गर्म है, मतलब कि वेरी यहाँ पे एक एब्सोल्यूट एक वो सेंस दे रहा है, ठीक है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, यहाँ पे भी वेरी का मतलब क्या है,
हॉट को मॉडिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे वेरी बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंस देता है, पॉजिटिव सेंस देता है, न्यूट्रल सेंस देता है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका सो, द टी इज सो हॉट दैट आई बर्नड माई टंग। जो चाय है उतनी गर्म थी कि मैंने अपनी जीभ को जलाया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर मैं सिर्फ इतना बोलता द टी इज सो हॉट, मतलब कि चाय इतनी गर्म है, उसके बाद क्या, मतलब कि उसके बाद उससे क्या रिजल्ट आया, क्या कंसिक्वेंस आया। अगर चाय इतनी गर्म है तो उसका रिजल्ट क्या है, तो वो यहाँ पे दूसरे क्लास में है। इसी तरह शी वॉज सो टायर्ड दैट शी फेल एस्लीप इमीडिएटली। वो इतनी थकी हुई थी कि वो फ़ौरन से तुरंत जो है उसको नींद आ गई। तो यहाँ पे अगर हम इतना बोलते शी वाज़ सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई है, वो इतनी थकी हुई है, तो उसके बाद तो उसका रिज़ल्ट बोलना है, उसका कंसिक्वेंस बोलना है। तो कहने का मतलब है जो सो है वो कभी भी अकेले यूज़ नहीं होता। सो जो हमेशा होता है रिलेटिव सेंस में यूज़ होता है। बेसिकली अगर कोई चीज़ है तो वो इसका रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा विद द रिजल्ट और कंसिक्वेंस, ठीक है। जो वेरी होता है एब्सोल्यूट सेंस में यूज होता है, किसी के साथ रिलेट नहीं होता। टू जो होता है नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है अब आपका, अच्छा टू के कुछ और यूजेस भी हैं, देखते हैं। टू जो होता है ऑल्सो के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है। टू जो होता है ऑल्सो के सेंस में भी यूज होता है, जैसा कि हैप्पी दिवाली टू यू, आपको भी दिवाली की मुबारक, हैप्पी दिवाली टू यू टू, ठीक है। टू यहाँ पे मतलब आपको भी, ठीक है, मतलब कि आल्सो की जगह भी हम इसको यूज करेंगे। ईद मुबारक टू यू टू, आपको भी ईद मुबारक, तो यहाँ पे आल्सो की जगह भी ये यूज हुआ है। इशफाक टू इज अ गुड डॉक्टर, इशफाक भी एक अच्छा डॉक्टर है, मतलब अच्छी डॉक्टर बहुत ज्यादा है, तो इशफाक भी उनमें से एक डॉक्टर है। इशफाक भी अच्छा डॉक्टर है। तो टू जो यहाँ पे होता है ऑल्सो की जगह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, टू का एक और यूज है कि टू जो है इट कन्वेज द सेंस ऑफ समथिंग मोर देन नेसेसरी, मतलब कि कोई भी चीज जो क्या बोलते हैं उसको, हद से ज्यादा होगी, उसको भी हम तब भी हम टू का यूज कर दे। जैसा कि ही इज टू नॉटी, वो बहुत ही नॉटी है, ठीक है। ठीक है, तो टू जो होता है कभी कभार ऐसे भी सेंटेंसेस के साथ यूज होता है जहां पे एक क्वेश्चन हमें देता है कि भाई ये जो चीज है मोर देन नेसेसरी है, ठीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा इसका एग्जैक्ट वर्ड होगा। दिस इज टू हैवी, मतलब ये बहुत भारी है, ठीक है। दिस इज टू हॉट, ये बहुत गर्म है, ठीक है। तो कहने का मतलब है टू के हमें बहुत सारी यूजेस हैं। पहले हमने देखा कि टू जो है एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। फिर हमने देखा कि टू के जो है ऑल्सो की जगह यूज होता है। फिर हमने देखा कि जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होगी तब भी जो है टू का यूज हम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है भाई, इनफ एज एन एडवर्ब। इनफ जो होता है इस प्लेस आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, जिस वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद यूज होता है। जैसा कि शी स्किल्ड इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, किसको, स्किल को मॉडिफाई कर रहा है। मतलब कि वो इतना स्किल्ड है, उसके पास इतना स्किल है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। दे वर नॉट स्ट्रांग इनफ टू लिफ्ट द टेबल, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो टेबल को लिफ्ट कर सकते थे, उठा सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्ट्रांग को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रांग के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या इसके माने में एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो इनफ होता है कैसे यूज होता है, जिस भी वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद ये यूज होता है, ना कि उससे पहले। हम ही नहीं कह सकते कि शी इज इनफ स्किल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो गलत होगा। हम ही नहीं कह सकते दे वर नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द टेबल, तो गलत होगा। तो जब भी इनफ का आप यूज करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद में ये आना चाहिए, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रूल आप इसका ध्यान रखेंगे। अगर हमने पढ़ा कि कौन सा एडवर्ब कहाँ पे यूज होता है, किसकी कैसे वो यूज होता है, वर्ब से पहले यूज होता है कि वर्ब के बाद में यूज होता है। बट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, मतलब ये कि अगर एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो गया, तो उसको हम ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, क्या पहले एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर आता है कि पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है। तो उसी को जो है अरेंज करने के लिए ये वाला रूल है, व्हेन मल्टीपल एडवर्ब्स अपीयर द ऑर्डर इज मैनर प्लेस टाइम। पहले क्या आता है भाई, मैनर आता है, उसके बाद प्लेस आता है, उसके बाद टाइम आता है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, इट इज एम पी टी, ठीक है।
एमपीटी के आप यूज रखेंगे, मतलब कि पहले मैनर का एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि शी डांस्ड ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ऑन द स्टेज, स्टेज क्या है भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यस्टरडे मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये वाला क्या आ गया, प्लेस सॉरी मैनर, प्लेस और टाइम। इसी तरह ही वर्कड डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का मतलब क्या है, मतलब बहुत मेहनत से, ठीक है, मैनर हो गया। एट होम प्लेस हो गया, लास्ट नाइट टाइम हो गया। तो कहने का मतलब है जब बहुत सारे एडवर्ब्स एक सेंटेंस में होंगे, आपको उनकी ऑर्डरिंग करनी है, पहले मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करना है, उसके बाद प्लेस, उसके बाद टाइम। तो ये वाला सवाल डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। वहां पे कुछ एरर डिटेक्शन का कोई होगा जो कि हम एमसीक्यूज के जरिए उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है एमसीक्यूज का होगा, पीवाईक्यूज का होगा, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी चांसेस है आपके एग्जाम में आने की, उनको हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा, कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं इसको नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना, नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, उनको इन्वर्स करते हैं। नेगेटिव एडवर्ब्स जैसे कि नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, इनको हम इन्वर्स भी करते हैं। और क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, क्यों करते हैं इन्वर्स, कभी कभार क्या होता है कि इनको हम इन्वर्स इसलिए करते हैं ताकि हमें एम्फेसिस दे, एक वो इम्प्रेसिव सेंटेंस बने, फॉर्मल सेंटेंस बने, और उससे एक एम्फेसिस जाए, उस पर हम ज़्यादा फोकस करें। तो किसी सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव एडवर्ब्स को इन्वर्स करते। इन्वर्स कैसे करते हैं उसका आप ध्यान रखें। देखो, नेवर हैव आई सीन सच अ व्यू, मैंने कभी भी इस यू नो इस किस्म की व्यू नहीं देखी है, मतलब कि आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एक होता है सिंपल, अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इट विल बी लाइक दिस, आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू। अब ये हो गया इसका जो है सिंपल सेंटेंस। अगर आप इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स क्या करते हैं, पहले नेवर को यहाँ पे लाते हैं जो इसका नेगेटिव है, उसके बाद है को जो है हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है हैव सीन, बाकी जो है वही है। कहने का मतलब है आपको जब भी सिंपल सेंटेंस को आपको इन्वर्सन करना है, आप क्या करेंगे, पहले नेगेटिव एडवर्ब को बाहर निकालेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। इट विल बी लाइक दिस, नेगेटिव एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये है जी इसका स्ट्रक्चर, नेगेटिव एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक। तो इसको आप सॉरी प्लस सब्जेक्ट, इसको आप नोट, जैसे कि यहाँ पे है नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नेवर हैव आई सीन सच अ व्यू। सेल्डम, सेल्डम का मतलब क्या होता है, रेयरली, मतलब कि जो कभी कभार ही होता है। सेल्डम डज ही मिस ए क्लास, ठीक है, सेल्डम वो कभी कभार ही क्लास को मिस करते हैं, सेल्डम। उसके बाद डज है, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब, ही का मतलब है सब्जेक्ट, मतलब नेगेटिव प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस को इन्वर्स करना है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इतना बोलेंगे नेवर आई हैव सीन सच अ व्यू, वो गलत होगा। नेवर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जरूरी लगाना है, ठीक है। अच्छा, क्यों यूज करते, ताकि एम्फेसिस दे। देखो इस पे कितना एम्फेसिस जा रहा है, नेवर हैव आई सीन, एक होता है आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू, मतलब ये नॉर्मल सा हो गया। उसके बाद नेवर हैव आई सीन सच अ व्यू, तो इस पे इंप्रेशन ज्यादा बढ़ता है, एम्फेसिस ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कि दी शो, मतलब कि जो एक्शन है वो मतलब सर्टेन है कि नहीं है, मतलब कि वो डेफिनेटली होगी कि नहीं होगी, इसके इसके होने के कितने चांसेस है, ठीक है। हालांकि हमने आई थिंक टाइप में पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ वो एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन और निगेशन में हमने ये पढ़ा, इसको हम एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी भी कह सकते हैं। दी शो हाउ सर्टेन एक्शन इज, मतलब कि एक एक्शन कितनी सर्टेन है, कितने चांसेस है। जैसा कि ही विल डेफिनेटली पास द एग्जाम, कितने चांसेस, डेफिनेटली मतलब कि देयर आर 100% चांसेस कि वो एग्जाम को पास करेगा। दे आर प्रोबेबली कमिंग टुमारो, वो शायद कल आ रहे हैं, मतलब कि शायद, मतलब कि चांसेस बहुत कम है आने के। तो सर्टेन एक्शन कितनी होनी है, इसके कितने चांसेस है, वो कौन दिखाता है, एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। ये हमने एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है जी आपका इलिप्टिकल यूसेज ऑफ एडवर्ब्स। इलिप्टिकल यूसेज ऑफ एडवर्ब्स का मतलब क्या है, कभी कभार क्या होता है, एक ही एडवर्ब एक पूरी फ्रेज को रिप्लेस करता है। एडवर्ब्स कैन रिप्लेस लॉन्गर फ्रेजेस फॉर ब्रेविटी। कभी कभार को क्या होता है कि बहुत बड़े सेंटेंस, बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स होते हैं, उनको एक ही एडवर्ब रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आई अराइव्ड अर्ली इंस्टेड ऑफ एट एन अर्ली आवर, मैं ये भी कह सकता था आई अराइव्ड एट एन अर्ली आवर, मैं बहुत ही
जल्दी पहुंच गया था, ठीक है। उसके बदले अब मैंने क्या लिखा, आई अराइव्ड अर्ली, ठीक है। मतलब कि इतने बड़े 4 वर्ड्स को एक ही वर्ड ने रिप्लेस किया, अर्ली, ठीक है। शी लेफ्ट सून, ये भी आप कह सकते थे शी लेफ्ट आफ्टर शॉर्ट टाइम, ठीक है। मतलब कुछ ही टाइम उसने यहाँ पे बिताया, उसके बाद वो चली गई, तो मतलब जल्दी वो चली गई। तो इसके बदले आप सून भी लिख सकते हैं, शी लेफ्ट सून। इतने वर्ड्स के बदले भी आप ये वाला एक ही वर्ड लिख सकते हैं, एक ही एडवर्ब लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इलिप्टिकल यूसेज ऑफ एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है, लॉन्गर फ्रेजेस को जब एक ही एडवर्ब रिप्लेस करता है उसको हम बोलते हैं भाई elliptical usage of adverbs, ठीक है। सो दिस वाज अ लास्ट स्लाइड ऑफ दिस रूल्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ चुके होंगे जितने भी रूल्स हैं। बिल्कुल हमने हर कोई रूल यहाँ पे लिखा, कोई भी रूल हमने नहीं छोड़ा। एंड अगर एग्जाम में सवाल आएगा वो इन्हीं रूल्स में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हम उसको एमसीक्यूज के जरिए दूर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है, खुद से भी इसको रिवाइज करना है, तो आप जाके हमारे प्रीमियम जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिलेगी। अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे आपको जितने भी प्रैक्टिस शीट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। बस आपको इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके उस ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन भी सही जा रही होंगी। सो थैंक यू सो मच।